अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो मेरे YouTube चैनल पे नया है, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको जाके फॉलो और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट ओडीआई हुआ और वो पाकिस्तान जो है वो जीत गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बआसानी से जीता, बहुत मतलब कि लास्ट ओवर तक ये मैच गया और जितनी तारीफ़ की जाए न्यूजीलैंड की वो कम है। बहुत अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला और शुरू से मैं बताऊंगा आपको कहाँ पाकिस्तान ने गलतियाँ करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सब आपको बताता हूँ। हम बात का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जबकि विकेट जो थी वो ग्रीनिश विकेट थी, विकेट के ऊपर मॉइस्चर था। और ये बात फ़खर जमान ने एंड में भी जब उनका इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने ये बात बोली कि जिस तरीके की विकेट थी तो वो पहले बैटिंग करने वाली नहीं थी, लेकिन बाबर आजम का ये प्लान था कि हम जितनी मुश्किल कंडीशंस में खेलेंगे उतना हमारा फ़ायदा है। बहुत अच्छी बाबर आजम की सोच है ये, बहुत अच्छा मतलब कि एक साइन है ये कि जिस तरीके से बाबर आजम ने ये बात बोली अपने प्लेयर्स से कि मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में खेलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी बड़े टीम के खिलाफ आप खेलते हो और ऐसी कंडीशंस आपको मिलती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम हमें क्या करना है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम में दो चेंजेस थे जो मैंने आपको बोला था, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा। मैंने आपको बोला था अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा में से कोई एक खेलेगा, तो सलमान अली आगा का डेब्यू हुआ कल। और इसी तरीके से नसीम शाह को तो मैंने अपनी प्लेइंग 11 में रखा था और वो थे, लेकिन जहाँ पर मैंने बोला था कि शाहनवाज धानी को होना चाहिए वहाँ पर जो है वसीम जूनियर को खिला दिया गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे दो बातें करनी है प्लेइंग 11 को लेकर। प्लेइंग 11 को लेकर बात ये करनी है कि देखें आपने सलमान अली आगा को खिला दिया। बात यह है कि मैंने आपको ये बात अपनी लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि ओपनर्स के बाद 1 डाउन और 2nd डाउन ऐसी पोजीशन होती है जब टीम के जो ओपनर्स हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, या टीम के ओपनर्स अगर आपको चीज़ें सेट करके भी देते हैं, अच्छा स्कोर भी बना कर देते हैं, तो 1 डाउन और 2nd डाउन का काम ये होता है कि आराम से बैटिंग को लेके चलना और जो है टीम को अच्छे टोटल पे लेके जाना, ताकि जो अगर आप 1 डाउन और 2nd डाउन में से कोई आउट होता है तो नीचे से आकर ऑलराउंडर्स जो हैं वो अपना काम करें पावर हिटिंग करके। तो इस तरीके से जो है देखा जाए तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट करी तो शुरू के 6 ओवर में कोई इतने खास रन नहीं थे। शुरू के 6 ओवर में पाकिस्तान के 10 रन थे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है टेस्ट मैच खेल रहा है। और मुझे इमाम उल हक की जो है बैटिंग वो समझ नहीं आई कि बेशक आप जो हो इस मुश्किल कंडीशन पे खेल रहे हो, मैं सारी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। वो एक एसोसिएट टीम है, उसके अगेंस्ट आप इतना स्लो खेल रहे हो। 18 गेंदों पे आपने 2 रन्स किए, तो जस्टिफाई नहीं था। इमाम उल हक की जो कल की बैटिंग थी और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर रहे थे, वो जब शॉट्स खेल लेते थे तो उनसे बल्ले पे भी बॉल उनका सही से तरीके से नहीं आ रहा था, वो मतलब कि थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल हो रहे थे वो बैटिंग करते हुए। तो मुझे थोड़ा हैरानकुन ये हुआ कि जिस तरह की ये नहीं बोला कि बॉलिंग अच्छी नहीं की न्यूजीलैंड ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन आप प्लेयर भी तो बहुत अच्छे हो, आपको जिस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए थी इमाम ने इस तरह बैटिंग नहीं करी। 6 ओवर में 10 रन थे, उसके बाद इमाम आउट हो गए। फिर बाबर आजम आए। जब बाबर आजम आए तो शुरू में बाबर आजम ने भी 1-2 ओवर विकेट को चेक किया कि किस तरह की विकेट है, लेकिन फिर घेर को चेंज किया बाबर आजम ने, और बाबर आजम ने उसके बाद जो बैटिंग की वो शानदार बैटिंग करी और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त 74 रन किए। और इसी तरीके से जो है फ़खर जमान और बाबर की जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की 150+ पार्टनरशिप हुई। और जिस तरीके से फ़खर जमान और बाबर आजम टीम को लेके चले, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और मुश्किल कंडीशंस और मुश्किल सिचुएशन से पाकिस्तान टीम को उन्होंने निकाला। और जिस तरीके से फ़खर जमान ने जो सेंचुरी की और 109 रन किए उन्होंने, और 109 बॉलों पे 109 रन किए उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से, तो जिस तरह की कंडीशन थी तो चलें वो एक जस्टिफाई इनिंग्स है कि उन्होंने एक प्रेशर इनिंग्स को और एक प्रेशर सिचुएशन में जो है जो उन्होंने ये प्रेशर इनिंग्स खेली, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक अच्छा साइन है फ़खर जमान के लिए, क्योंकि आगे हमारा एशिया कप है। उसके बाद मैं बात करूँगा बाबर आजम, जिस तरह से बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, फिर बाबर आजम ने जिस तरह से अपना घेर चेंज किया, फिर वो चौके गैप्स में मारने लगे, गैप्स उन्होंने तलाश किया। और जिस तरह के जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं वो बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है कि इतनी कंसिस्टेंसी किसी प्लेयर में मैंने आज तक नहीं देखी जितनी कंसिस्टेंसी उस प्लेयर में, और जितना बड़ा मैं फ़ैन हूँ बाबर आजम का शायद ही कोई और हो। और जिस तरीके से बाबर आजम बैटिंग की, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और दूसरी बात ये बोलूँगा, बाबर आजम ने जो है वो हाशिम आमला का भी मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि हाशिम आमला का किस तरीके से और क्या रिकॉर्ड तोड़ा। और फिर हम बात करेंगे, मैं प्लेइंग 11 में दोबारा बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है देखें वसीम जूनियर को खिलाना मेरे हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि देखें आप 8 बैट्समैन के साथ जा रहे थे, आपके पास इमाम थे, आपके पास फ़खर जमान थे, आपके पास बाबर आजम थे, आपके पास सलमान अली आगा थे, आपके पास जो हैं खुशदिल शाह थे, आपके पास शादाब खान थे, आपके पास नवाज़ थे, आपके पास ये पूरी बैटिंग थी आपके पास। उसके बावजूद जो हैं आप जो गए हैं वसीम जूनियर के साथ गए। वसीम जूनियर के साथ आप क्यों गए? वसीम जूनियर एक ऑलराउंडर है
प्रॉपर वो प्योर बॉलर नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है, तो आप उसके साथ चलेगा। आपको यहाँ पे अगर आप शाहनवाज धानी को अभी चांस नहीं दे रहे ऐसी टीम्स के खिलाफ, तो फिर आप किस तरीके से उसका मोरल बढ़ाएंगे। वो कभी पानी पिलाता हुआ नजर आता है, कभी टीम में मिठाई खिलाता हुआ नजर आता है, कभी किसी एक्टिविटी में नजर आता है, कभी किसी एक्टिविटी में नजर आता है। तो इस तरीके से नहीं होता। आपको कम से कम जो है शाहनवाज धानी को, मैंने तो यही बोला था कि तीनों मैचेस में चांस देना चाहिए शाहनवाज धानी को। शाहनवाज धानी जो है जिस तरीके का वो बॉलर है और इस टीम्स के खिलाफ तो यार वो डिजर्व करता है। अगर इस टीम के खिलाफ भी आप नहीं खिला रहे तो यार बहुत मतलब कि गलत बात है कि आप उसको बेंच पे बैठा के रख रहे हो। और फिर वो ये हुआ कि आप सीरीज, ऑफ कोर्स सी बात है पाकिस्तान ने जीतनी है, लेकिन फिर वो ये हुआ कि 2 मैचेस जब नेदरलैंड से आप लोग जीत जाएंगे, जब सीरीज आप सिक्योर कर लेंगे तब आप खिला देंगे धानी को। तो इस तरीके से उस प्लेयर का नहीं आएगा, मतलब उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके माइंड में भी अब यही होता है, जब सीरीज जीत जाते हैं उसके बाद उसको तीसरा मैच दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है मतलब कि शाहनवाज धानी का मोरल नहीं बढ़ेगा, उसका उल्टा डाउन ही होगा। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर आप वसीम जूनियर को लेकर चलेगा बैटिंग। और दूसरी बात मैं बोलूँगा, चौथे नंबर पे आपने खिलाना था अब्दुल्ला शफीक या सलमान अली आगो। भाई अब्दुल्ला शफीक एक बहुत अच्छा आपको बैट्समैन मिला है, जो कि आपकी मलिक की और हारिस सुहेल की, हफीज़ की, इन लोगों की कमी पूरी कर सकता है। लेकिन आप सलमान अली आगा के साथ गए कि हमारे पास एक ऑफ स्पिनर मिल जाएगा। भाई ऑफ स्पिनर आपके पास ऑलरेडी खुशदिल शाह मौजूद है, आपने उसको ओवर नहीं दिया। खुशदिल शाह के अलावा जो है आपके पास शादाब खान थे, नवाज थे, तो आपके पास ऑलरेडी शादाब खान, नवाज तो थे। उसके अलावा जो है तीसरे अगर आप यूज़ करना भी था आपको, आप खुशदिल शाह को कर लेते। सलमान अली आगा को क्यों खिलाना है वो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। बैटिंग उसने अच्छी करी है कि उसने जो है बैटिंग उसने बहुत अच्छी की है, लेकिन जो है बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि आप जो हो और सलमान अली आगा को अगर आपको बैटिंग आपने चौथे नंबर के लिए सेलेक्ट किया था ना, आप उसको 8वें नंबर पे भेज रहे हो, मतलब कि शादाब नवाज के बाद आप भेज रहे हो। तो आप खुद देखें कि आपके टीम मैनेजमेंट का क्या मतलब कि माइंडसेट है कि उस प्लेयर को जहाँ पे चौथे नंबर पे खिलाना चाहिए उस पर आप उसको वहाँ पर भेज रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये नेगेटिव साइंस हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान ने जो है बैटिंग जो है फ़खर जमान ने, बाबर आजम ने बहुत अच्छी करी। यहाँ पर तारीफ़ करूँगा मैं शादाब खान की, जिस तरीके से उन्होंने 28 गेंदों पर 48 रन किए और बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेले शादाब खान ने। और शादाब खान बहुत एक अच्छा ODI फॉर्मेट में 6 नंबर का प्रोस्पेक्ट है और हम उसको इसी नंबर पर यूज़ करें तो आगे जाके हमें बहुत फ़ायदा देगा। और यही सीरीज़ होती हैं, आप इसमें अपने प्लेयर्स को चेक करते हो तो शादाब खान के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल नंबर है अब ये इसी नंबर पे ODI फॉर्मेट में खेलें। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान का ODI फॉर्मेट में क्या काम है। शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट ये है, और उन्होंने अपने इस सीरीज़ से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान की जो है वो ना टेस्ट में और ना वनडे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, आपको सरफराज के साथ जाना चाहिए। सही है, आप सरफराज को लेकर नहीं गए, आप हारिस को लेकर गए हैं। एक T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर, T20 की बेस के ऊपर आप लेके चले गए हारिस को, ठीक है, हारिस को आप लेकर गए। इन सीरीज़ों में आप हारिस को चांस दो, रिजवान को भाई रेस्ट करवाओ। आपके बड़ा इवेंट है एशिया कप, उसमें आप अपने रिजवान को रेडी करो। नो डाउट रिजवान जो बहुत अच्छा प्लेयर है T20 का, ये बात कामरान अकमल ने भी अपने रिसेंट पास्ट इंटरव्यूज़ में बोली कि जब उनसे कामरान अकमल से पूछा गया कि आप अपना फ्यूचर देखते हैं T20 क्रिकेट में एज अ पाकिस्तान टीम में, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मेरे हिसाब से जब तक रिजवान T20 में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। और बिल्कुल हकीकत बात है, जब तक रिजवान है कोई T20 में उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन यार ODI में और टेस्ट में तो सरफराज की जगह बनती है। और देखिए मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके का सरफराज कैप्टन है, जिस तरीके का सरफराज कैप्टन था, आपको चैंपियंस ट्रॉफी उस बंदे ने जितवाई, उसके बाद बैक टू बैक आपको T20 सीरीज़ें उसने जितवाई, कंसेक्यूटिव मैचेस उसने जितवाए, और आपने उसको दूध की मक्खी की तरह आराम से आपने बाहर निकाल के फेंक दिया। इस तरह नहीं होता है। आप उसको ट्रैवल करवा रहे हो, किसी मैच में आप नहीं खिला रहे हो, आप मतलब कि दूसरों को चांस दे रहे हो। मैंने ये बात भी बोलती, श्रीलंका में बेस्ट अगर आपको स्पिनर्स को जो अच्छा खेलता है उसमें आप सरफराज टॉप पर आते हैं। सरफराज को चांस दे दिया, सलमान अली को चांस दे दिया। क्यों चांस दिया सलमान अली को? भाई वो बॉलिंग करता है, उसने क्या किया, दोनों टेस्ट मैचों में 1 विकेट ली। तो इस तरीके से नहीं होता है। आपको भाई एक प्लानिंग के तहत जाना चाहिए। टीम मैनेजमेंट में क्या हो रहा है मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब हम बैटिंग की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फ़खर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, और जिसकी वजह से जो टोटल जो है वो 316 हुआ, मतलब कि 315 बनाया पाकिस्तान ने और 316 का टारगेट दिया। उसके बाद जो उनके 2 बॉलर थे वैन बीक और बैजली लीडी, उन्होंने 2-2 विकेट्स लिए और इस तरीके से पाकिस्तान जो है 316 का टारगेट देने में कामयाब हुआ। और हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जो है कम से कम 100+ रन से जीतेगा। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से बैटिंग करी नेदरलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ नसीम शाह को। मेरे हिसाब से जितना मैं इम्प्रेस हुआ नसीम शाह की बॉलिंग से, क्या उसने स्पेल किया पहला, मतलब कि जो इन स्विंग वो कर रहा था और जिस पेस के साथ वो कर रहा था, टीवी मतलब कि मैं बैठ के मैच देख रहा था, बॉलें ऐसे जा रही थी कि बस नज़र नहीं आ रही थी बॉलें। इस तरीके का उसकी मतलब कि बहुत ज़बरदस्त पेस थी। 146+
के पेस से वो बॉल करा था और मुझे बहुत ज़्यादा नसीम शाह ने इंप्रेस किया। और मैं इतना खुश हूँ कि आपका शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और तीसरे नंबर पे आपका नसीम शाह, ये आपको एक समझ लें एक और आपको एक प्लेयर मिल गया जो आपको वनडे में काफ़ी लंबा अरसा दे सकता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई नसीम शाह ने जिस तरीके से बॉलिंग की है। और उसके आखिरी ओवरों में भी उसने जो लेफ्टी जब उनके नेदरलैंड के बैटिंग करने आ रहे थे तो उनके लिए, तो नेदरलैंड वालों के लिए जब लेफ्टी बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो लेफ्टी के लिए तो ऑफकोर्स सी बात है वो बॉल इन स्विंग हो रहा था, लेकिन अगर राइटी बैट्समैन वहाँ पर होता तो बॉल आउट स्विंग हो रहा था। तो आखिरी ओवरों में मैंने ये देखा कि आउट स्विंग भी हो रहा था बॉल उसका। तो मतलब कि बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने और जिस तरीके से यॉर्कर्स मारा था नसीम शाह, इट वॉज आउट क्लास स्पेल। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि पाकिस्तान की मिस फील्डिंग बहुत हुई, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 कैचेस छूटेगा और वो भी बहुत, मतलब कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने अपनी फील्डिंग इंप्रूव की है, कैचेस नहीं ड्रॉप करने चाहिए थे। सिंपल स्लिप पे जो कैच छोड़ा गया वो सिंपल कैच था और इमाम ने जो कवर पे कैच छोड़ा वो भी सिंपल कैच था। तो ये कैचेस नहीं ड्रॉप करने चाहिए थे। और कैचेस जैसे भी हैं पाकिस्तान की टीम का अब जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है, जिस तरीके की फील्डिंग डिपार्टमेंट उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया है और जिस तरीके से सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत मतलब कि एक्टिव हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं था कि ये मतलब कि ऐसे मैचेस में आप कैच ड्रॉप कर रहे हो, आगे आप एशिया कप है इतना बड़ा इंडिया से मैच है, तो मेरे हिसाब से अगर इन मैचेस में ये आपके समझ लें एक बेशक ये ODI फॉर्मेट है लेकिन आपके एक तरीके से प्रैक्टिस ही है ये। तो फील्डिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कि फील्डिंग बहुत ज़्यादा बुरी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। उसके अलावा अगर देखे जाए बॉलिंग में वसीम जूनियर को आपने खिलाया शाहनवाज धानी की जगह, वो इन्होंने 9 ओवर करवाए, 55 रन दिए और 1 आउट किया, तो क्या फ़ायदा हुआ? आप इससे अच्छा जो हो शाहनवाज धानी को लेके जाते, कम से कम 10 ओवर में 60 रन देता, कोई मसले की बात नहीं थी। कम से कम आप कॉन्फिडेंस तो देते यार। आप शाहनवाज धानी को पता नहीं कब खिलाओगे, वही है कि जब सीरीज सिक्योर हो जाएगी आप आखिरी मैच खिला के उसको आप आखिरी मैच खिला दोगे। तो इस तरह नहीं प्लेयर नहीं बनता है। आपकी बेंच स्ट्रेंथ उसको भी चेक करना चाहिए ऐसी सीरीज़ों में यार। एसोसिएट टीम है नेदरलैंड, इसके खिलाफ तो आप चेक करो, इसके खिलाफ भी आप अपने वसीम जूनियर को आप खिला रहे हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ तारीफ करूँगा नवाज़ की, नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज़ ने भी 1 विकेट ली, लेकिन हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 आउट किए। नसीम शाह ने 51 रन दिए और 3 आउट किए, इसी तरीके से हारिस रऊफ ने 67 रन दिए और 3 आउट किए। तो जिस तरीके की मतलब कि बॉलिंग हुई पाकिस्तान की, बेशक रन आप कंसीडर कर रहे थे आपके बॉलर्स, लेकिन विकेट्स लेकिन आपके बॉलर्स ने ली, तो एक बहुत अच्छा साइन भी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, हम शाहीन अफरीदी को हमने देखा, अभी फिलहाल शाहीन अफरीदी इंजर्ड है, और उनके अलावा हम देखें तो हमारे पास वैसे हमें इस मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की भी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि जिस तरह के शाहीन अफरीदी बॉलर हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी देखनी चाहिए कि ऐसे टीम से खिलाफ आप नए प्लेयर्स को ही चांस दो। मेरे हिसाब से तो मैं तो ये भी कहने को तैयार था कि हारिस रऊफ को आप ना खिलाओ इस मैच में, हारिस रऊफ को भी आप रेस्ट दो, आप चले जाओ नसीम शाह के साथ, शाहनवाज धानी के साथ और वसीम जूनियर के साथ। लेकिन चले आपने हारिस रऊफ को डाला, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, हारिस रऊफ को आप तीनों मैचेस खिलाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यार मेरे हिसाब से जो है शाहनवाज धानी का यहाँ पर मैच बनता था, और अगला मैच तो मेरे हिसाब से वसीम जूनियर को बिठा के शाहनवाज धानी को ही खिलाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगले मैच में क्या प्लेइंग 11 होती है, बाकी वो बात की बात है। अभी हम इस मैच की बात करेंगे कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान ये मैच जीता है और आखिरी ओवर में आकर पाकिस्तान ये मैच जीता है, तो यहाँ पे क्रेडिट मैं दूंगा नेदरलैंड की टीम को। और नेदरलैंड के जो प्लेयर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 प्लेयर्स जो हैं उनके नहीं थे, वो T100 टूर्नामेंट में गए हैं। तो जब वो अगर होते टीम में तो फिर मतलब कि ये भी रन्स भारी पड़ सकते थे हमें। आप ये देखो कि 2 महीने पहले की बात है, इंग्लैंड की टीम टूर करने आई थी नेदरलैंड का। इंग्लैंड की टीम ने 500 रन का टारगेट दिया था जब वनडे उन्होंने जब वनडे खेला था इनसे। तो पहले मैच में जो है इंग्लैंड ने 500 रन का टारगेट दिया, 498 रन का टारगेट दिया था। उसके बाद जब सेकंड मैच हुआ नेदरलैंड से, तो नेदरलैंड ने 236 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो इंग्लैंड की टीम ने वो मैच जो टारगेट था 236 रन, वो आराम से 30 से 32 ओवर में पूरा कर लिया था। तो भाई एसोसिएट टीम से खिलाफ ऐसे खेला जाता है, आपकी वही रिवायत है। और अगर 48 रन शादाब खान नहीं करते, अगर 27 रन जो है सलमान अली आगा नहीं करते, तो मेरे हिसाब से 300 रन भी नहीं होते। तो यहाँ पर देखना चाहिए। और अब मेरे हिसाब से अगला मैच जो है इमाम को बहुत अच्छा खेलना चाहिए, और ये चीज़ मुझे थोड़ी कंफर्टेबल करती है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है, फ़खर जमान हो गया, इमाम हो गया, बाबर हो गया, इनमें से कोई ना कोई बंदा अब सेंचुरी कर लेता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी है इस बात की कि टॉप ऑर्डर हमारा अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से कल इमाम ने खेला है वो बहुत स्लो खेला है, इस तरीके से उसको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एसोसिएट टीम्स हैं यार। ये कंडीशन जो भी हो, आप अपना नेशनल गेम खेलो, आप लोग एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हो, तो थोड़ा सा आपको अपने, क्योंकि 6 ओवर के अंदर जो 10 रन थे वो मैं ये समझ रहा था कि भाई पता नहीं 200 रन होंगे भी नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम आकर उन्होंने थोड़ा से 1-2 ओवर चेक किया, उसके बाद जो उन्होंने अपना घेर चेंज किया है, और फिर तो मुगल आजम है, और जिस तरीके से उन्होंने 74 रन किए वो बहुत ज़बरदस्त है। और फ़खर जमान ने जो 109 रन किए वो बहुत अच्छे थे। इस तरीके से 298 रन पे ऑल आउट हो गए नेदरलैंड, और 18 रन से जो है
पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया। लेकिन मेरे हिसाब से अगला मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जो ज़ाहिर सी बात है पहला मैच था तो टाइम तो ज़ाहिर सी बात आपको लगता है कंडीशंस को रीड करने में, लेकिन अब दूसरा मैच और तीसरा मैच में पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से मैचेस हराने चाहिए अगर पहले बैटिंग करता है। और अगर आप चेस करने के लिए जाते हो तो कम से कम 40 ओवर या 42 ओवर्स में टारगेट आपको चेस करना चाहिए, चाहे वो जो भी टारगेट दें। तो ये थी मैच समरी। और मेरे हिसाब से जो है अगले मैच में जो पाकिस्तान जो है अगला मैच जो है वो 18 तारीख को खेलेगा, तो यानी कि कल। तो अब देखते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है और क्या प्लेइंग 11 होगी, फिर उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा था कि बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो बाबर आजम ने हाशिम आमला का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम ने क्या कारनामा अंजाम दिया है दोबारा। अब मैं आपको बताता हूँ बाबर आजम ने क्या कारनामा अंजाम दिया और बाबर आजम ने जो है एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वो ये कि बाबर आजम ने मोस्ट 88 ODI रन में जो है हाशिम आमला को भी पीछे छोड़ दिया और बाबर आजम ने 4516 रन कर दिए टोटल 88 ODIs खेलने के बाद। सबसे हाईएस्ट रन्स हैं बाबर आजम के जो कि 4516 रन किए और हाशिम आमला के जो थे 88 ODIs के अंदर 4473 रन थे। तो जिस तरीके से बाबर आजम बैटिंग करते जा रहे हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं, वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हो गए हैं। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं और इस टाइम पे बाबर आजम का 60+ एवरेज है ODI फॉर्मेट में, और अभी तक ऐसा किसी का भी एवरेज नहीं है किसी भी प्लेयर का। तो जितना हम एज अ पाकिस्तानी हम लोग को प्राउड होता है कि हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो पूरी दुनिया में क्रिकेट पे राज कर रहा है, तो हमें बहुत खुशी होती है, मैं बहुत प्राउड होता है। जिस तरीके से बाबर आजम की 2022 की परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2022 में बाबर आजम ने 7 मैचेस खेले हैं, मतलब कि 7 वनडे खेले हैं, और जिसमें उन्होंने 531 रन बनाए, 88 का उनका एवरेज है, 95 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है, हाईएस्ट उनका 114 है, 350 हैं और 300 हैं। तो जिस तरीके से बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 2021 उनका इतना अच्छा गया, 2022 बहुत उनका अच्छा जा रहा है। तो जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, तो ये बात बिल्कुल जयवर्धन ने बोली थी कि टेस्ट में भी वो पीछे छोड़ने वाले जॉय रूट को, जिस तरीके से वो वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 है और T20 फॉर्मेट में नंबर 1 है। तो बाबर आजम डे बाय डे जो है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही बोला था कि जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ये बाबर आजम ने एक जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया हाशिम आमला का, और जिस तरीके से बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि बाबर आजम इसी तरीके से अपने करियर के अंदर इसी तरीके से परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान को फतुहा दिलवाएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लाजमी दिया करें। फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको जाके फॉलो और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।